गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई आर सब्सटेंसेस लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम often used for carrying out the electrolysis of aqueous solution। तो प्लैटिनम और पैलेडियम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इनको इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक्वा सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम यूज़ करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सो मेटल्स लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम आर यूज्ड एज inert electrodes for carrying out the process of electrolysis because these are not attacked by the ions involved in the process. Second question, why does physisorption decrease with increase in temperature? तो फिजिसॉप्शन में हायर टेम्परेचर्स पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ताकि वो सरफेस को छोड़ के डिसॉल्व हो सके। अब इसलिए फिजिसॉप्शन डिक्रीज करती है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन का, गैस सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होगी, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एड्जॉर्ब हुई गैस डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए फिजिसॉप्शन टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ डिक्रीज करता है। वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेस मोर इफेक्टिव एड्जॉर्बेंट्स दैन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स? क्योंकि पाउडर्ड सब्सटेंसेस की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन। सो इन पाउडर्ड स्टेट और फाइनली डिवाइडेड स्टेट द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट इज मैक्सिमम। Greater the surface area of adsorbent, more effective is the phenomena of adsorption. Next question, in Haber's process, hydrogen is obtained by reacting methane with steam in presence of the catalyst. Process is known as steam reforming. Why is it necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber's process? तो जब हम हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं मीथेन के साथ रिएक्ट करके निकल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन तो बनती है लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हेबर्स प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, उस प्रोसेस में जो आयरन कैटलिस्ट है उसको पॉइजन कर देता है। आयरन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिएक्ट करके पेंटाकार्बोनिल आयरन बनाएगा। तो इस तरह से वेस्ट होता है, कैटलिस्ट पॉइजन हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कैटलिस्ट पॉइजन ना करे तो इस हाइड्रोजन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करेंगे, फिर रिएक्शन को करवाएंगे। सो in Haber's process, iron catalyst is used and carbon monoxide is poison for iron catalyst and likely to form complex with iron, which is pentacarbonyl iron. So it's necessary to remove carbon monoxide when ammonia is obtained by Haber's process. Why is the ester hydrolysis slow in the beginning and becomes faster after some time? क्योंकि शुरू में एस्टर हाइड्रोलिसिस में एस्टर जो है हाइड्रोलाइज होके एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनाता है, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है एसिड जो है की प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाती है, और ये एसिड जो है इस हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में ऑटो कैटलिस्ट है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को। तो जैसे कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्शन का रेट भी increase होगा। So in the above reaction, acetic acid is homogeneous autocatalyst. So rate of reaction will depend not only on the concentration of ester but also on the concentration of acetic acid, which is acting as autocatalyst. So rate is equal to a rate constant into concentration of ester and acetic acid. So जैसे जैसे ये प्रोड्यूस होगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस शुरू में स्लो होगा लेकिन बाद में इंक्रीज करेगा विद द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन।
Next question is, what is the role of desorption in the process of catalysis? तो desorption is good for catalysis. क्या होता है कि कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अब जब ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, फिर ये कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के जब निकल जाएंगे तो कैटलिस्ट की सरफेस फ्री हो जाएगी फॉर मोर रिएक्टेंट्स, और इस तरह से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी. सो इन हेट्रोजेनस कैटालिसिस प्रोडक्ट रिमेन्स एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ऑन हीटिंग desorption takes place, therefore product is collected and recovered and catalyst surface gets free. The recovered catalyst can participate further in the reaction, so desorption is very important phenomena in heterogeneous catalysis. What modification can you suggest in Hardy-Schulz law? तो Hardy-Schulz law suggests कि जो extent of adsorption है, coagulation है, extent of coagulation depends upon the oppositely charged ion. opposite charge ion जो है वो coagulation कराता है, और secondly जितनी ज़्यादा वैलेंसी होती है उतनी ही coagulation ज़्यादा होती है. अब इसमें हम modification suggest कर सकते हैं कि not only वैलेंसी बल्कि concentration ऑफ द आयंस को भी कंसिडर करना चाहिए. जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑपोजिट कोलाइड की कोएगुलेशन उतनी ही ज़्यादा होगी. मोर ओवर उसकी पोलराइजिंग पावर जो है उसकी साइज के छोटे होने से इंक्रीज होती है. तो जितना छोटा साइज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी और कोएगुलेशन भी ज़्यादा होगी. सो उसकी साइज को भी कंसिडर करना चाहिए. Why is it essential to wash a precipitate with water before estimating it quantitatively? क्योंकि precipitates बनने के बाद post precipitation भी हो जाती है और unwanted substance present होगी, तो हम जितना estimate करेंगे वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा. So quantitative estimation में required precipitates also contain some unwanted substance due to post precipitation. Thus the precipitate would be washed with water ताकि उसको remove कर सकें. Otherwise this will lead to wrong result in quantitative estimation. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.